पर भी आवाज़ उठने लगी, असम्बली में भी उसका शोर आया। जी जी। तो बांग्लादेश थे लाल मियाँ वज़ीर सेहत, मशरक़ी पाकिस्तान, हाँ, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का, मशरक़ी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बन गया। तो उनको भी बड़ा शौक़ था। वैसे भी बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में होम्योपैथी का ना काफ़ी शौक़ था लोगों को, अब भी है। और कौन कौन से उस दौर के काबरीन थे जो इस काफ़िले में शामिल थे, जिस सजू में, इस जदोजहद में शामिल थे? हाँ, मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, इस पैगाम के तवसत से आप जो आजकल जो नए होम्योपैथ आ रहे हैं, यंगस्टर जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका क्या पैगाम है आपके तजर्बे की रोशनी में, कि वो किस तरह इस अपने आप को कामयाब कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी को देखते हुए? डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 सदी सेहत भरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और मोहतरम होम्योपैथी डॉक्टर समान मसूद के मेहमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज जिन शख्सियत को हमने अपने पास मदऊ किया है अपने स्टूडियो में, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, जिसको कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मगर इनकी फैमिली और इनकी जो वजह शोहरत वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी है। और जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, उसी तरह इनकी भी जो तीसरी और अब चौथी नस्ल है वो होम्योपैथी की खिदमत में फैसलाबाद ख़ास तौर में उसको गिरदरनुमा में मसरूफ़ अमल है। तो हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवारुल हसन नकवी साहब, हम आपका इंतहाई मशहूर हैं कि आज आपने टाइम निकाला। और आपकी एक डॉक्टर साहब बड़ी तारीख़ है आपकी फैमिली की। तो हमें बताएं कि आपके जो वालिद साहब थे इरशाद अहमद नकवी साहब, ये आपने मुझे पहले थोड़े पे बता रहे थे कि हिजरत करके आए, तो किधर से आए इंडिया से, और ये फिर किस तरह यहाँ पर आके सेटल हुए, थोड़ा सा इसके बारे में। वालिद साहब ना बेसिकली इंडिया से ना होशियारपुर जिला था, कोना तहसील थी, वहाँ से माइग्रेट हो के पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में सबसे पहले वो गुजरे, वहाँ पे कुछ था, जगह मिली है, मकान भी मिला वहाँ से जो मिलना था। तो साथ ही उनको फूड ग्रेन के महकमे में जॉब मिल गया। उन्होंने 2-2.5 साल जॉब किया फूड ग्रेन के महकमे में। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा ना होम्योपैथी का शौक़ पैदा हो गया, थोड़ा सा स्टडी शुरू कर दी। स्टडी करते करते ना ज़्यादा होम्योपैथी में शौक़ पैदा होता गया। इस तरह फिर उनके दफ्तर में ना एक वर्कर था, काम करता था, उसको स्किन प्रॉब्लम था। उस स्किन प्रॉब्लम उसको कई साल से था। वक्ती तौर पे वो थे, एलर्जिक वाली दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक दवाई खा ली, आराम आ गया। लेकिन उसके बाद 2-4 दिन गुजरे, दवाई का असर ख़त्म हुआ, फिर उसको प्रॉब्लम आ गया। तो वालिद साहब ने ना उसको दवाई दी, सिम्टम लिए उससे। तो वो सिम्टम उसके सारे सल्फ़र के थे। सल्फ़र 30 में उसको 4-5 दिन के लिए खाने के दी। सल्फ़र 30 खाने के बाद 5-6 दिन बाद वो दोबारा आया, तो कहने लगा जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो जब वो रिज़ल्ट देखा, उनका एतमाद और बढ़ गया। वो शौक़ जो था ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जुनून में तब्दील हो गया। इतना शौक़ पैदा हुआ कि उन्होंने अपना जो जॉब था ना वो छोड़ दिया, होम्योपैथी को उड़ना बछोड़ना बना लिया। वो भी इसमें मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद की। तो सर ये कौन से डॉक्टर साहब, कौन से सन की बात थी जब उन्होंने ये सरकारी जॉब को छोड़ा और प्रॉपर होम्योपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी? उन्होंने 1952 में। अच्छा, 1952 में ना अपना एक क्लिनिक का सेटअप बनाया। बस फिर वहाँ गुजरे जब तक रहे ना, उसी सेटअप में रहे। उससे पहला क्लिनिक था वहाँ पर, आम लोग तो जानते ही नहीं थे होम्योपैथी क्या है। पर उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काम चलाया। मीनवाइल एक वक्त आया कि होम्योपैथी का थोड़ा सा पर भी आवाज़ उठने लगी, असम्बली में भी उसका शोर आया। जी जी। तो बांग्लादेश थे लाल मियाँ वज़ीर सेहत, मशरक़ी पाकिस्तान, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बन गया। तो उनको भी बड़ा शौक़ था। वैसे भी बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में होम्योपैथी का ना काफ़ी शौक़ था लोगों को, अब भी है। दवाइयाँ जा रही हैं पाकिस्तान से, दवाइयाँ जा रही हैं, मसूद वालों से दवाइयाँ जा रही हैं। तो बाद उन्होंने असम्बली में ना बिल पेश किया कि होम्योपैथी को ना और हिकमत को सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाए। लाल मियाँ साहब की वज़ीर सेहत थे, उनकी क़यादत में। तो डॉक्टर साहब, एक तो आपके वाले साहब जो थे इरशाद अहमद नकवी साहब,
और कौन कौन से उस दौर के काबरीन थे जो इस काफिले में शामिल थे, जिस सजू में, इस जदोजहद में शामिल थे? हाँ, जब ये जिसकी वजह से ये जद्दोजहद शुरू हुई ना, असेंबली में पेश हुआ ना, तो ज़ाहिर है असेंबली में जो भी MNA थे ना, उनकी सपोर्ट चाहिए थी। जी जी। अगर वो वोट देते तो बिल पास होना था, ना देते थे। इस तरह जहाँ जहाँ भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर था, उन्होंने अपने हल्के में, जैसे हमारे हल्के में हमजा साहब होते थे, उनसे मतलब हमने रब्ता किया, उनसे कहा, उन्होंने वादा किया कि मैं वोट दूंगा, आवाज़ भी उठाऊंगा, उन्होंने साथ दिया हमारा। तो उस दौर में 4-5 जो थे ना मशहूर डॉक्टर जिन्होंने जद्दोजहद की, उसमें डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब सरपरस्त थे, डॉक्टर अफजल साहब थे, डॉक्टर सईद साहब थे, फिर हैदराबाद से नामी साहब थे, कराची से पाशा साहब थे। तो गुजरे अपने हल्के में वाले साहब ने भी काफ़ी काम किया। तो 1965 में ना वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार करने के लिए एक एसोसिएशन का क्याम लाया। सही। वहाँ हानेमन होम्योपैथिक एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन, ये फैसलाबाद गोजरे में। अच्छा, गोजरे में। अभी आप फैसलाबाद नहीं है? हाँ जी, सिर्फ गोजरे। तो होम्योपैथिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद ना लेक्चर होता था, उनको समझाया था। जब एक्ट पास हो गया ना, फिर उसके बाद एक मरहल आ गया, एक्ट पास हो गया, अब डॉक्टर कैसे बनाना है इनको। जी जी। उस वक्त बात ये थी कि जो कुछ भी था ना, वो खुद लोगों ने पढ़ा था, मतलब कुछ दर्स अदारे वगैरह, बहुत प्रॉपर कोई तलीमी अदारे। हाँ, बस जो कुछ भी था ना, मतलब वो जो पुराने लोग थे ना, वो जुनून की हद तक है, इतना उनको शौक होता था ना होम्योपैथी से। जी जी। वो सब कुछ कर रहे थे, जद्दोजहद किया। तो अल्लाह का शुक्र, अब एक्ट पास हो गया। उसके बाद फिर मराहल थे रजिस्ट्रेशन के। अब उसमें लिए फार्मूला ये तय हुआ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्योंकि कोई कॉलेज तो था नहीं, जी, ऐसा नहीं था सिलसिला जिसको बेस बनाया जाता। उसमें फिर ये क्लियर रखा कि एक तो इनका इंटरव्यू होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पे फिर जो है ना, इसको सबूत देना पड़ेगा, जो बंदा आया है कोई इसको बिल देने पड़ेंगे कि ये मेडिसिन ले रहा है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है। तीसरे नंबर पे फिर उसके लिए ये था कि वहाँ के अपने इलाके के MNA की स्टैंप भी लगवाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हम इसको जानते हैं, ये होम्योपैथिक करता है। तो इस तरह वाले साहब ने वहाँ से 15-20 डॉक्टर तैयार किए। तो इनका सेंटर बना फिर सरगोदा, डिवीज़न में ना सारे। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डिवीज़न। उससे ये था कि कोई मैट्रिक भी पास नहीं था, अंडर मैट्रिक था, बस पढ़ लेता था, उसको उर्दू पढ़ना आता था, कोई 5 जमाती था, कोई 10 जमाती था। एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ले गए। हाँ जी। लेकिन एक मज़ेदारी की बात यह है कि वो लोग कहीं कॉलेज स्कूल में पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका मियार हमसे बहुत ऊंचा था। अगर वो कोशिश ना करते तो आज हम कुछ भी ना होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम जो कुछ भी हैं ना, हम अपने बुजुर्गों की वजह। जी जी डॉक्टर साहब, इसी प्रोग्राम का एक मकसद यही है। और आपको आज जो जहमत दी हमने, फैसलाबाद सुबह 7 बजे से आपने ट्रैवल किया, उसका बुनियादी मकसद ये है कि उन बुजुर्गों को एक दफ़ा याद किया जाए और नए आने वाली नस्ल को बताया जाए कि ये वो कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना टाइम लगाया, अपना वक्त लगाया, अपना पैसा, अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी इस प्रोफेशन की खिदमत के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो फैमिली के बारे में हम नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि ये कितने लोगों पे मुश्तमिल था आपका कुंबा, कितने आपके बहन भाई, और वो क्या क्या वो कर रहे हैं और किधर हैं आजकल वो सारे लोग? हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर ही है। जी क्योंकि वाले साहब थे ना। दूसरा एक बात यह है कि हमारे यहाँ ना जो प्रोफेशन है, ये अडॉप्ट किया जाता है विरासतन। अगर कोई प्रोफेसर है, उसका बेटा प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर बनता है, जिस भी शोबे में आगे फिर वो फैमिली भी। इस तरह वाले साहब होम्योपैथिक में थे, तो फिर सारे भाई जैसे जैसे पढ़ते गए वो शामिल होते गए। उनका भी तरफ आपका तो हो गया, तरफ आपको तो लोग देख भी रहे हैं इस वक्त। मगर आप बताएं अपने भाइयों का, वो क्या क्या वो इस वक्त किधर हैं, क्या कर रहे हैं और उनका क्या नाम है? थोड़ी सी तफसील लोगों को भी नाज़रीन को भी पता चले। फैमिली के बारे में ये है ना कि आपको बताया है कि हम 4 भाई थे, 4 होम्योपैथिक डॉक्टर, 2 सिस्टर थी, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लिनिक भी करती थी। अच्छा, और शादी हो गई, उन्होंने छोड़ दिए। भाइयों में से कौन कौन आजकल प्रैक्टिस में? और भाई में मतलब ना एक मुझसे छोटा सा तापी हुसैन। अच्छा। तो वो भी बहुत ना जुनून था होम्योपैथी का, और वो सिंगल रेमेडी ज़्यादातर ना सिंगल रेमेडी करता। के बाद अबरार साहब थे,
फिर इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब थे, बाकी फिर 2 सिस्टर थी। तो डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या आजकल कर रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों डॉक्टर हैं। होम्योपैथी डॉक्टर ने चल, माशाल्लाह। बेटे भी डॉक्टर हैं, 3 बेटे हैं जो इधर फैसलाबाद में ही हैं। अलग-अलग क्लिनिक है, अपने अलग-अलग सेटअप है, जबरदस्त। तीनों क्लिनिक चला रहे हैं। बच्ची ने अभी थोड़ा किया है, तो उसको शौक तो बड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक थोड़ी सी ट्रेनिंग ना हो ना, तब तक उसको- बगैर ट्रेनिंग के जो है ना काम करने का। इफ्तिखार साहब के बच्चे भी आए हैं इसमें होम्योपैथी के प्रोफेशन में। नहीं, इफ्तिखार साहब जो थे ना, उन्होंने बच्चों की लाइन बदल दी। अच्छा, वो नहीं है हाँ, होम्योपैथी उनके में। दोनों बेटे बाहर चले गए हैं। अच्छा, और इब्रार साहब अबरार साहब के जो है ना 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा तो अब कर रहा है होम्योपैथी कर रहे हैं। क्लिनिक वहाँ चुनिउड बाजार में ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक बेटा जो है ना वो ज़रा दूसरे शोबे में चला गया, लेकिन कोर्स उसने भी किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने अब शुरू में एक जुमला का जो हमारे लिए बड़ी सोच का बायस बन रहा है। आपने कहा जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ 1965 में रजिस्टर हुए, वो किसी इदारे से पढ़े नहीं हुए थे, मगर वो हमारे से बहुत अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर हाँ जी, थे। हाँ जी। सर, ये आप देखें, आपकी फैमिली की एक हिस्ट्री है, क्लिनिक भी, आप स्टोर भी, इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक, ट्रेड से भी, फिर आपके एक भाई नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में एज ए मेंबर भी अपनी खिदमत सर हाँ अंजाम जी, देते रहे। काउंसिल के तो मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में हम अपनी सिमत किधर खो गए, जी। क्या वजह बनी कि हम वो चीज़ नहीं बन सके, या हम अपने आने वाली जनरेशन को जो हमारे बुजुर्ग थे उनके लेवल के ऊपर नहीं ला सके, क्या वजह क्या बनी? वैसे जो बुजुर्ग थे ना जी, वो सारे बहुत ना मेहनती थे। एक तो बात ये है कि उस वक्त तो लिटरेचर भी नहीं था, जी जी ये सोशल मीडिया भी नहीं था। अब तो पूरी दुनिया आपकी रेंज में है, जी। पूरी दुनिया पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर जगह से आपको हर चीज़ मिल सकती है। Information पहले ये नहीं था। अब जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, पंजाब होम्योपैथिक कॉलेज फैसलाबाद। फैसलाबाद में, गोजरे से आता था, रोजाना आता था, रोजाना जाता था। डॉक्टर सलीम साहब का था। हाँ जी, हाँ, सलीम साहब का। वहाँ दाखिला लिया ना, तो उस वक्त ये सूरत हाल सी कि ना हमें कुछ नहीं मिलता था, कोई कापी नहीं थी, कोई किताब नहीं थी। बस वो जो हमारे टीचर लेक्चर देते थे ना, वही आप वो हम नोट करते थे, बस वही हमारे काम आते थे। अच्छा, फिर कुछ अर्से के बाद आपके इदारे ने ना जिस तरह टेस्ट पेपर होते ना, इंग्लिश में सिलेबस शाया किया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सारा। काफ़ी अरसे तक ना बहुत मसाइल रहे हैं कि लिटरेचर कोई नहीं था। कुछ अरसे के बाद फिर ना इंडिया से आनी शुरू हुई डॉक्टर किताबें। साहब, जो निज़ाम तालीम था हमारा, उसमें क्या खराबियाँ आई कि हम वो उस लेवल के ऊपर आजकल वो हमें वो नतीजा नहीं मिल रहा। निज़ाम तालीम के अंदर आप क्या समझते हैं कि हमें करना चाहिए, या क्या खामियाँ जिसको दूर करना चाहिए? निज़ाम तालीम का मसला ये है ना जी, बेशक सिलेबस कम था, लेकिन ये कि पढ़ाया ही नहीं जाता। असल बात जो ये है ना, कॉलेज अपना एक प्रोफेशनल सिस्टम बन गया है। पहले ये होता था एक मिशन, इंसानियत की खिदमत, एक सही। मिशन होता था। अब ये किस्म का कह लो कि अब ये कमीशन बन गया। अब बस ये एक पैसा आना चाहिए, जिस तरीका भी आता। अब बच्चों को कहते हैं ये आप दाखिला ले लें, दाखिला लेने पर बाकी काम चलता रहेगा, जिस तरह भी चलता रहेगा। आपका मतलब है कि हमने अपने अदारों को मजबूत नहीं किया और उनके अंदर अपने जो तालीमी निज़ाम के अंदर इस्लाहात नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें ये बस ये देखो, मसला- अगर हमारे कॉलेजों का मेयार बेहतर हो जाए, बच्चों को समझाएं। अब आप देखें, ऐसे भी मेरे पास आते रहे हैं लोग हैं जो 4 साल का कोर्स कर लिया, वो इस तरह डिस्कट्स पड़ी हुई थी। वो कहते हैं ये क्या है, अब फर्स्ट ईयर का सवाल है, डिस्कट क्या है, व्हीकल क्या है, सारे फार्मिंग फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें लेकिन वो 4th ईयर कर भी लिया, लेकिन पता ही नहीं है क्या है क्या पता नहीं कि नहीं। discuss जब क्या तक हम कॉलेजों का मेयार बेहतर नहीं करते ना, उस वक्त तक हमारा जो है ना बहुत मुश्किल है आगे कामयाब। सिर्फ वही लोग जो पीछे से आ रहे हैं ना, वही लोग मेहनती हैं, उनकी मेहनत का जो अब तक सिला हमें मिल रहा है। लेकिन आगे हमारा जो है ना स्ट्रक्चर है ना, वो उतना मजबूत नहीं है। आप क्वालिटी होनी चाहिए ना हर शोबे पे। देखो आपका माशाल्लाह एक नाम है, क्यों नाम है, एक क्वालिटी है। हमारा आपसे 1975 से मसूद से रब्ता है, 1975 से मसूद से रब्ता है। लेकिन ये है कि कुछ मसाइल आते रहे हैं, लेकिन ये देखा कि क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें जो हम अपना ह्यूमन सोर्स बना रहे हैं, जो डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर भी क्वालिटी की तरफ तवज्जो देने की हाँ जरूरत जी, है। देखो हर शोबे में क्वालिटी काउंट। आप देखो, आप ना बात ये है, अगर आपका मेयार ही नहीं है,
आपके कॉलेज से, बल्कि एक दफ़ा मुझे सरगुजा जाना हुआ है, वहाँ एक कॉलेज में ना उस मैट्रिक में साइंस किया था, तो इलेक्शन की मुहिम थी। कहते जी हमने आपको वोट नहीं देना। मैंने कहा क्यों? कहते जी आपने मैट्रिक साइंस कर दिया, हमारा दाखिला ख़त्म हो गया, अब स्टूडेंट ही नहीं आ रहे तो हम कैसे खर्चा चलाएँगे, हमने आपको वोट नहीं देना। काफ़ी देर लगती थी। मैंने उनसे सवाल किया, मैं कहा डॉक्टर साहब आपको कितने साल हो गए यहाँ? कहते मुझे 10 साल हो गए कॉलेज। मैं क्या ठीक है। मैं क्या आप मुझे इस तरह करें, आपके कॉलेज से जितना स्टूडेंट निकलेंगे मुझे उनके 10% नाम बता दें जो काम कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि आप तादाद बनाएं, बात ये है दाखिला आप इस तरह नहीं मिलता, आप क्वालिटी बनाएं। आपके कॉलेज से अगर 2, 4, 5 स्टूडेंट पढ़ के अच्छे डॉक्टर मार्केट में बैठे होंगे ना, उसको देख के आपको 10 दाखिला मिलेगा। जी जी। अब देखो ना आपका कॉलेज है माशाल्लाह मेयार है, वहाँ पढ़ के बच्चा जाता है, उसको पता है। अब जो पढ़ के जाता है उसको पता ही नहीं कुछ होता है, होम्योपैथी क्या है, फिलासफी क्या है, फिर वो ऐसे सहारे ढूंढता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो निज़ाम तालीम के बारे में और इसमें सारे में आपने अपनी राय दी जो कि बड़ी हमारे लिए मोतबर है। डॉक्टर साहब, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब आप होम्योपैथी में आए, वो कौन सा सन था, किस तरह? ज़ाहिर है वालिद साहब तो आपके मशले राह थे आपके लिए, आपने किन किन मुश्किलात से गुजर के तो अपने आप को इस्टेब्लिश किया और होम्योपैथी में अपना एक अलहदा से आपने एक मुकाम भी बनाया? वो क्या हालात है, ज़रा अपनी स्ट्रगल, ज़ाती स्ट्रगल के बारे में। हाँ, बस स्ट्रगल तो देखो ना जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ख़ासकर होम्योपैथी में ना। अगर आप कहें कि विरासतन काम चल जाएगा, नहीं चलता। जितना मर्जी इबादत का काम चलता हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर आपका सारा उनकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आपको उसकी आउटपुट भी मिलेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे। तो इस तरह जितना भी हो सका। फिर ये है कि जब हम फैसलाबाद आए, फैसलाबाद में सबसे पहले चिन्नौट बाज़ार में हमने शुरू किया। चिन्नौट बाज़ार उस वक्त ये था कि न दवाइयों के बड़े मसाइल थे, आम मिलती भी नहीं थी, तो उसके लिए बड़ी फिर कोशिश करनी पड़ती थी। कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी मुल्तान जा रहे हैं, इस तरह ला के ना लोगों की डिमांड पूरी करते। दूसरा उसमें जो लोग होम्योपैथिक डॉक्टर थे ना, तो उनका ना इतनी स्टडी नहीं थी, क्योंकि लिटरेचर नहीं था, लिटरेचर महदूद था, उसके मुताबिक स्टडी थी। अब वक्त बदल गया, अब नेट पे आ गया, बहुत कुछ आ गया। अब दवाइयों का रेंज बढ़ गया है, दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है, दवाइयों का तरीक़ाकार बढ़ गया। अब उस वक्त में 30 पोटेंसी, बस 200 पोटेंसी, इससे आगे काम ही नहीं चलता था। अब जो डॉक्टर आता है वो डायरेक्ट सीएम देता है, सीएम भी 2-2 दफ़ा सुबह शाम दोपहर इस तरह देता है। तो उसके उस बात में मैंने गौर किया, मैंने कहा ये सीएम क्यों देते हैं, सीएम क्यों देते हैं? आखिर 30 से काम चलता था, अब सीएम के बगैर वो कहते काम ही नहीं चलता। मैंने बाहर उस पर गौर किया। सीएम एक तो ये कि आपने मरीज़ को 30 की खुराक मिसाल दे दी, सुबह दोपहर शाम, सारा दिन हम जहर खाते हैं। किसी ने बोतल पी ली, किसी ने चाय पी ली, सब्जी हैं उसमें भी आता है, हर चीज़ नाकस है। जब वो चीज़ें आती हैं ना, दवाई का असरदार हो। पहले सीएम होता था एक खुराक दे दिए, इंतज़ार करें, 10 दिन करें, महीना करें, फिलासफी के मुताबिक तो कम से कम 1 महीने का इंतज़ार। हाँ, लेकिन ये कि अब वक्त बदल गया। अब डॉक्टर कहते हैं जी एक दवाई दी है आज सीएम की, कल नहीं देते तो असर ख़त्म हो जाता है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारा जो है ना माहौल भी ख़राब हो गया, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया, खाना पीना भी हमारा सारा नाकस हो गया, ज़ाहिर साथ साथ दवाई का असर ज़ाहिर होता रहा। इसलिए जब तक प्रेशर ना दें ना हाई पोटेंसी का काम आगे चलता नहीं है। और सब माशाल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी होम्योपैथी की खिदमत में गुजर गई, आप बड़े अच्छे क्लिनिशियन हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ ऐसी कोई आपका होता है ना कि एक बड़ा ही आजमूदा कोई टोटका या कोई ऐसी दवाई जिस किसी अलामत के अंदर जो जिसको आपने बहुत ही मौसर पाया हो, तो कोई ऐसी अगर शेयर करना पसंद करेंगे? होम्योपैथी का ना फिलासफी अपनी जगह है, लेकिन तरीका इलाज अपनी जगह पे है। अब मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक आदमी माइंड को लेता है, वो माइंड पे चल पड़ा है, चल रहा है, कामयाब है। एक आदमी मोडेलिटी लेता है, वो मोडेलिटी पे आ गया, वो कामयाब हो गया। एक आदमी पैथोलॉजी लेता है, वो पैथोलॉजी पे चल पड़ा, वो कामयाब हो। मतलब ये कह लें कि वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमा है। मतलब जो भी आपके ज़हन में है ना, बस एतमाद होना चाहिए कि मैं माइंड पे कर रहा हूँ, एतमाद होना चाहिए, पैथोलॉजी कर रहा हूँ, एतमाद होना चाहिए। फिर वो जो है ना दवाई भी काम करती है, इंसान को कामयाबी। अगर आदमी कश्तियों में सवार हो, कभी उधर कभी उधर, फिर उसको न मंजिल नहीं। मतलब आपको मतलब एक रास्ते पे चलना चाहिए होम्योपैथिक फिजिशियन को, जो भी उसने अपना तरीक़ेकार
वजह करना है, हाँ जी उसने माइंड सिस्टम को लेना है, उसने मोडालिटीज को लेना है या उसने पैथोलॉजी को, तो मगर उसके ऊपर फिर उसकी एक्सपर्टीज उधर ही होनी चाहिए, उसको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा ये है ना कि हर दवाई का कोई ना पिक्चर होती है उसकी, जी जी कोई तस्वीर होती है। हम आमतौर पर ये करते हैं कि मिसाल है वायरस है, हमने उसको गुर्दे के लिए फिक्स कर लिया, हाँ हाँ चैलिडोनियम है उसको लिवर पे लीवर के लिए फिक्स fix किया। हालांकि चैलिडोनियम हार्ट के मरीजों में भी काम करती हाँ है, जी, हाँ जी। वहाँ भी काम करती है। अब मैंने 2-3 तजर्बे किए हैं सुराइनम के, सिर्फ 2 सिम्टम, ज़्यादा नहीं, 2 सिम्टम। जी, जी। एक तो ये कि गर्मियों में मरीज कपड़ा लेके सोता है, दूसरा वो सेंसिटिव टू कोल्ड है, उसको सर्दी बहुत लगती है। सर्दी में वो चिली है हाँ जी, इसको हम। मैंने सिर्फ इन 2 सिम्टम पे सुराइनम दी। एक बुखार का केस था, बड़ी देर चलता रहा, एलोपैथिक 6-7 माह बुखार। अच्छा। एक दिन इसी तरह उसका नुस्खा बना दिया, दवाई पाने लगी, तो कहता जी दूध बेचता था, गर्मियों का मौसम था, कहता मुझे बड़ी उलझन होती है कि गर्मियों में मौसम भी मैंने कपड़ा जब तक नहीं लेना ना, रात को मुझे नींद नहीं आती। मैंने उसको सुराइनम 200 में एक खुराक दी, तो यकीन करें 1 हफ्ते के बाद आया, उसका बुखार बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक केस आया इसी तरह, मरीज़ा थी, उसका ना पित्ते का ऑपरेशन हुआ, पित्ते का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उसको ना शुगर आ गई। अच्छा, डायबिटीज हो। हाँ जी, शुगर। अब शुगर के हिसाब से उसको एसिड फास्ट, साइजेजियम, आर्सेनिक, जो भी मतलब दवाइयाँ थी वो उसको दी, लेकिन वो कोई ना नीचे नहीं आ रही था। एक दिन फिर ऐसे ही उसकी हिस्ट्री लेते लेते ना फिर यही 2 सिम्टम आ गए। अच्छा, ये कि चिली थी, ठंड बहुत हाँ, लगती थी। ये चीज़ है। मैंने उसको सुराइनम 1 में एक खुराक दी, 1 हफ्ता उसको ऑब्जर्व किया और यकीन करें 2.5 माह हो गए, वो एक ही सुराइनम की खुराक ने उसकी शुगर ठीक करती, दोबारा शुगर नहीं है, डायबिटीज अभी नॉर्मल ले आ गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया आपका। नाजरीन देखें, ये वो विजडम है, ये वो जो तजर्बा है जो डॉक्टर साहब ने आज आपके साथ शेयर कर दिया, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये एक नॉलेज है जो कि ऐसे जो हमारी हस्तियाँ हैं, इनको बुलाने का, इनके साथ आपकी बातचीत करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इनको देखें, ये कामयाबी के ये निशान हैं और यही वो लोग हैं जिनके साथ तजर्बा भी है। तो डॉक्टर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश भी है इस प्रोग्राम के थ्रू, और मैं सारे अगर होम्योपैथ सुन रहे हैं तो उनके थ्रू, आप इस सारे नॉलेज को किसी डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं ले आते, कोई किताबी शक्ल आप अपनी जो तजर्बात हैं इनको। हर कोशिश करेंगे। मतलब ये देखा ना कि दवाई की ना खास 2-4 सिम्टम है, बस आप वो ले लें, अगर वो हैं तो काम चल जाता है। इस तरह नाइट्रोम्योर को देखा है, जी जी नाइट्रोम्योर जी जी बयान, ये खास कर देखा है, फीमेल की ज़्यादा दवाई है, ज़्यादातर वहाँ इनके सिम्टम पाए जाते हैं। सर दर्द है, शोर बुरा लगता है, ये 2 सिम्टम है, नाइट्रोम्योर देते हैं। उसके जो भी सिम्टम है ना, बाकी सारी ठीक हो जाएंगे। अब बुढ़ापे में प्रोस्टेट का मसला आ जाता है, हाँ जी, ठीक है, अब प्रोस्टेट के लिए सैपल्सोलेटा को देता है, कोई चिम्माफिला देता है, कोई ब्राइटा कार्ब देता है, कोई पैरम्पिक देता है, तरह बेशुमार हाइड्रिंजिया भी आता है, बेशुमार। तो आपका क्या तजर्बा है इसके अंदर, प्रोस्टेट के अंदर? ये मैंने देखा है कि जहाँ बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में आके प्रोस्टेट का मसला आ गया। दूसरे नंबर पे ये कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता, मतलब पेशाब आता है, बाद दफ़ा जाते जाते रास्ते में खारिज हो जाता है। अब इसके लिए और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने देखा कि इसमें अलोज बेहतरीन दवाई है। जहाँ ये सिम्टम हुआ ना, वहाँ अलोज बेहतरीन काम करती है, पेशाब भी बेहतर हो जाता है, प्रोस्टेट भी बेहतर हो जाता है, उसका कब्ज़ का मसला भी ठीक हो जाता है। तो बस ये कि आप ना स्टडी करें, बार बार करें। डॉक्टर साहब, इस पैगाम के तवसत से आप जो आजकल जो नए होम्योपैथ आ रहे हैं, यंगस्टर जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका क्या पैगाम है आपके तजर्बे की रोशनी में, कि वो किस तरह इस अपने आप को कामयाब कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी को देखते हुए? देखो, आप जो है ना, होम्योपैथी का बड़ा रोशन दौर है और हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी और अरूज पकड़ेगी। लेकिन उसी वक्त ही है कि जब हम ना मेहनत करेंगे, मुसलसल मेहनत करेंगे। मेहनत के बगैर जो है ना, आपने एक दवाई को पढ़ा, 1 दफ़ा पढ़ा है, 2 दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा पढ़ें, मेहनत करें। 4 दफ़ा पढ़ेंगे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। मेहनत के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि डॉक्टर मईद हमीद साहब, जी, ये हमने ना एक दफ़ा प्रोग्राम कराया तो सरीना होटल में ठहरे, वहाँ फैसलाबाद। तो गपशप लगनी, जब पार होना गपशप लगनी, उन्होंने अपना ना एक वाक़या सुनाया कि मैं बाहर से पढ़ के आया, तो मैं आके वालिद साहब के साथ बैठ गया सीट पे,
वाले साहब ने मुझे उठा दिया, कहते यहाँ क्या लेने आए हो, कहते यहाँ क्यों लेना, कहते मैं पढ़ के आ गया हूँ। तो अब मैंने कहाँ जाना, यहीं बैठना, कहते नहीं यहाँ नहीं बैठना, उठ जाओ यहाँ से। कहते मेरे वाले साहब ने मुझे उठा दिया, कहते जाओ डिस्पेंसरी में बच्चों लड़कों के साथ काम करो, जो मुलाजिम काम करते तुम भी काम करो। ठीक है, ठीक है। कहते मुझे तो वहाँ बना दिया उन्होंने, सारा लगा दिया। मेरा दिल बड़ा दुखा, मेरे मतलब वो तो कह लें कि जैसे सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे। उसके पास तो कमी किसी जी, जी, जी। लेकिन वालिद एक उसकी ट्रेनिंग करना चाहता था, उसको बताना चाहता था मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा, मैं मेहनत करके आया हूँ। उन्होंने उसको कहा कि तुम चलो मेहनत कर। वो कहते जी 6 माह तक मेरे बाप ने मुझे बेटा नहीं समझा, मुझे यही समझा जैसे मेरे शॉप पे ना मुलाजिम काम करता है, उसी तरह मेरे साथ सलूक किया। फिर मुझे जब देखा ना कि अब इसकी आ गई अकल, समझ आ गई है मेहनत के बगैर, फिर उन्होंने कहा कि अब तुम आ जाओ। तो ये बात है कि देखो ये होम्योपैथी किसी की विरासत नहीं है, आप क्या देखिए विरासत है, इसमें मेहनत करें। अब ये ना आप जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं नए डॉक्टर हैं, उन्हें चाहिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं कुछ समझ आती आप हेल्प ले लें। देखो ना 4 नंबर हैं, उसमें ब्लड प्रेशर का भी है, गले का टॉन्सिल का 10 नंबर है, लकूरिया के नंबर हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही, पेशेंट आपके पास आया, लेकिन अगर आपने पेशेंट को कुछ ना दिया ना, कुछ को आराम ना आया, उसने नहीं आना दोबारा। आप इसको कोई HR नंबर दे दें, कोई और को कम्बिनेशन दे देंगे उसको पैलिएशन, बेशक आप समझेंगे हो, लेकिन ये नहीं कि पैलिनेशन क्योर भी होता है। इन दवाइयों से मरीज क्योर भी होता है, ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि मरीज फायदेमंद ठीक होता है। तो आप साथ स्टडी करें, बार स्टडी। आपका केस आया, आप उसका रिकॉर्ड बना के बाद में स्टडी करें, फिर आपको जब नेक्स्ट आएगा कोई ना कुछ उसके बारे में आइडिया होगा, इस तरह कुछ अर्सा करेंगे, फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। नाज़रीन, हम इन्हीं अल्फाज से डॉक्टर साहब कायद पर फिर इंतहाई मशहूर हैं कि आज इन्होंने अपना इंतहाई कीमती वक्त वो मसूद के मेहमान के इस प्रोग्राम को दिया। और इस सारी गुफ्तगू की जो नकवी साहब ने की, इसका एक ही पैगाम है कि अगर हम अपने निज़ाम तालीम को दुरुस्त सिमत पर डाल लें, और जो हमारा होम्योपैथ है, यंग जो होम्योपैथ जो आप इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं या आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो उनके लिए एक ही पैगाम है कि मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत के ज़रिए कोई भी जो है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी फैमिली की कोई हिस्ट्री हो, वो कोई भी जो भी इस शोबे के अंदर मेहनत करेगा वो तरक्की की मंजिलें तय कर सकते। और साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 सदी सेहत भरी।